सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बजट 2021 के विषय में और समझने का प्रयास करेंगे इस बजट के कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमारी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं और जिनके विषय में हमें जानकारी होना जरूरी है। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बजट को समझते हैं। बजट क्या होता है? प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है। अर्थात एक वित्तीय वर्ष में सरकार के पास आय के कौन कौन से स्रोत हैं, कहां से कितना पैसा आ सकता है, इसका अनुमान होता है और साथ ही साथ इसका भी विवरण होता है कि सरकार या फिर कोई भी संस्था इस पैसे का जो उसको आय हुआ है या कहीं से उसने पैसा लिया है उसको कहां कहां पर वह व्यय करेगी, इसका विवरण होता है। यह किसी देश के संसाधनों की उपलब्धता का अनुमान लगाने और प्राथमिकता के अनुसार किसी संगठन की विभिन्न गतिविधियों के लिए धन आवंटन करने की एक प्रक्रिया है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर क्या कहा जा रहा है कि किसी देश के पास कितने संसाधन हैं। यह संसाधन उसी देश के अंदर हो, यह जरूरी नहीं है। इसका मतलब यह है कि हर देश की सरकार यह प्रयास करती है कि उसके यहां जो संसाधन है या फिर उसको जो पैसे का स्रोत उसको बन सकता है, उसका अनुमान इस बजट के माध्यम से लगाया जाता है। और साथ ही साथ यह देखा जाता है कि जो पैसा हम प्राप्त करेंगे, चाहे वो अपना हो या फिर हम कहीं से उधार लें, उसको किस प्राथमिकता के आधार पर हम खर्च करें, इसका भी क्या होता है, विवरण होता है। प्राथमिकता इसलिए डिसाइड की जाती है ताकि सबसे पहले अधिक पैसा उन क्षेत्रों में खर्च किया जाए जहां पर खर्च करना ज्यादा जरूरी है। इस बजट के माध्यम से देश और राज्य लोगों की आवश्यकताओं और उद्देश्यों और साथ ही साथ संसाधनों में समन्वय बनाने का प्रयास करते हैं। इसको और मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसका मतलब यह है कि जो बजट है उसके माध्यम से क्या होता है, जो हमारे नागरिक हैं उनको हम कितना बेहतर जो है कि अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, इसका प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि बजट को हम किस तरह से मेकअप करें या किस तरह से उसको डिजाइन करें जिससे हमारे ऊपर ज्यादा जो है कि बोझ ना पड़े, या दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे ऊपर ज्यादा भार ना पड़े। तो इन सभी चीजों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है बजट के माध्यम। बजट सिर्फ धन आवंटन ही नहीं है, बल्कि यह देश की प्राथमिकताओं, नीतियों और सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। नीतियों का मतलब है कि आने वाले समय में हम किन किन नीतियों के माध्यम से हम जो है कि बजट हम और अपनी अर्थव्यवस्था, अपने यहाँ के लोगों के साथ सरकार का क्या व्यवहार रहेगा, किस तरह सरकार इन नीतियों के माध्यम से जन कल्याणकारी राज्यों को बढ़ावा देगी, कैसे वो इंडस्ट्री को बढ़ावा देगी, कैसे कृषि सेक्टर को बढ़ावा देगी, कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च करेगी, इसका नीतियां होती हैं और सिद्धांत होते हैं। सिद्धांतों का मतलब यहां पर यह है कि सरकार यह फिक्स करती है कि कुछ तरीके हैं, उन्हीं तरीकों के आधार पर, कुछ नियमों, कानूनों, सिद्धांतों के आधार पर हम अपनी बजट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। हमारे संविधान में बजट शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया। इसके जगह हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसी वार्षिक वित्तीय विवरण को ही हम क्या कहते हैं, बजट के नाम से संबोधित करते हैं। मैं ये नहीं जाऊंगा कि बजट शब्द कहां से आया, इन सब चीजें हमें यहां पर जो बजट है इसके विषय में क्या करना है, थोड़ा सा एनालिसिस करना है। तो हमने क्या समझा कि ये वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। अब ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, इसके जो उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं, या समान शब्दों में कहें, जब कोई बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उसके उद्देश्य क्या होते हैं। पहला जो उद्देश्य है वह होता है संघ सरकार की गतिविधियों का वित्त पोषण करना। शब्द देखिए यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ की संघ सरकार है, संघ सरकार में ध्यान दीजिएगा कि जो केंद्रीय सरकार है ये भी शामिल है, साथ ही साथ केंद्र सरकार जो राज्यों को
सहयोग देती है वो भी इसमें शामिल है। आपने सुना होगा कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं या केंद्र प्रायोजित जो है कि योजनाएं होती हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन किसी राज्य में हो रहा है, लेकिन फंडिंग किसके द्वारा की जाती है, जो है कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि संघ सरकार, हमारे देश और राज्यों में जो योजनाएं होती हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या योगदान है, इन सभी गतिविधियों को क्या करता है, वह वित्त पोषण करता है। आसान शब्दों में समझाऊं तो केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को राज्यों के साथ जो इंप्लीमेंट करता है उसके लिए जो वित्त की आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी इससे की जाती। पहला उद्देश्य। दूसरा जो उद्देश्य है वह है कि देश में रोजगार को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास और कीमतों के स्तर में क्या करना, एक सामंजस्य बनाना। अर्थात बजट में ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार ऐसी घोषणाएं कर दे कि जिससे क्या हो जाए, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए। सरकार ऐसी घोषणाएं नहीं कर सकती जिससे रोजगार क्या हो जाए, कम हो जाए। तो कुल मिलाकर यह जो रोजगार है, विकास है, जो स्थिरता है, इन सभी को सम्मिलित करने के साथ साथ इस बजट का एक उद्देश्य होता है, वह होता है राजकोषीय नीति का निर्माण करना, उसका पालन करना। राजकोषीय नीति का मतलब क्या है कि जो सरकार है वो कितने स्रोतों से पैसा लेती है, कितने स्रोतों पर खर्च करती है, सभी को क्या किया जाता है, यहां पर देखा जाता है। अर्थात जो यहां पर राजकोषीय नीति का मतलब क्या है कि राजकोष में जो पैसा आएगा वह किनके स्रोतों से आएगा, कहां कहां खर्च किया जाएगा, इसकी नीति को क्या करता है, यह बजट निर्धारित करता है। बजट में 3 प्रकार की सूचनाएं समानता में देखने को मिलती हैं। एक तो पहला होता है कि पिछले वर्ष की प्राप्तियों और व्यय के वास्तविक आंकड़े। ध्यान दीजिएगा, पिछले वर्ष की जो प्राप्तियां हुई और जो व्यय हुआ उसके वास्तविक आंकड़े इसलिए कि हम ये पता कर सकते हैं कि आखिर पिछले साल हमारे पास जो 100 रुपए आए या जितना भी आया ये कहां से आया और इस 100 रुपए को हमने किन किन सेक्टरों में खर्च किया, तो इसके वास्तविक आंकड़े। दूसरा, चालू वर्ष का बजट और संशोधित आंकड़े। इसका मतलब है कि जो करंट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके विषय में क्या करते हैं कि हम यह अनुमान लगाते हैं कि कितना पैसा आ सकता है, कितना खर्च हो सकता है। तीसरा जो होता है इसमें यह होता आगामी वर्ष के लिए, अर्थात जो आने वाला समय है, अगला साल जो है उसके लिए भी इसमें क्या होता है, बजट अनुमान होता है कि अगले साल हमको क्या क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है, हमारे पास रेवेन्यू कितना आ सकता है, हमको कितना बोरो करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, इन सभी चीजों का जिक्र होता है। कुल मिलाकर पिछले साल, वर्तमान साल और आने वाले 1 साल के विषय में यहां पर क्या होती है, सूचनाएं होती। तो यहां तक तो समझा इसके बेसिक के विषय में। अब हम आते हैं अभी जो वर्तमान बजट प्रस्तुत किया गया है उसके विषय में 2D पॉइंट हम बात करते हैं। ऐसा नहीं था ये जो मैंने बताया था ये अलग है, इसी से के स्टेटमेंट देकर जब पूछे जाते हैं और आप प्रश्न गलत करते हैं फिर कहते हैं कि नहीं हमें तो ये पता था लेकिन गलत हो गया। खैर, पहले जो है कि वित्त मंत्री जो समानता क्या होते थे, लाल रंग के ब्रीफ केस, सूटकेस या फिर जो है कि एक थैले में, लेदर के थैले में बजट के दस्तावेज को लेकर आते थे। अर्थात कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होता था उसको किसी लेदर के ब्रीफकेस में, किसी थैले में लेकर आते थे और उसी को हम बजट कहते थे। लेकिन निर्मला सीतारमण जो हमारे वित्त मंत्री हैं 3 साल से, इन्होंने इसका स्वरूप बदला था। और आपने लास्ट ईयर भी एक चीज देखा होगा कि यह जो बजट के दस्तावेज लेकर आई वह एक लाल रंग के बही खाते में दस्तावेज लेकर आई थी और इस तरह से जो पुरानी हमारी परंपरा चली आ रही थी उसको उन्होंने बदला था। इस बार भी उन्होंने इस परंपरा को बदला है। वह लाल रंग के मखमली लिफाफे में एक टेबलेट लेकर आई थी और यह जो टेबलेट था इसमें डिजिटल रूप में सूचनाएं थीं और इसी डिजिटल दस्तावेज के माध्यम से बजट को क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या यह जो बजट था इसका प्रस्तुतिकरण था 100% डिजिटल था? तो जी हाँ, 100% डिजिटल था। अर्थात पूरा इन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया वह पेपरलेस था।
वित्त मंत्री ने लगभग 1 घंटे 50 मिनट तक का अपना भाषण दिया और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टैबलेट का प्रयोग किया। ये जो इन्होंने भाषण दिया था, तो इसको कुछ लोगों कई जगह पे मैंने देखा कि सबसे लंबा भाषण बताया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वर्ष 2020 में उन्होंने 2 घंटे 42 मिनट तक का भाषण दिया था, जो सबसे लंबा भाषण माना जाता है। अब देखिए, जो बजट है इसमें हमें ये समझना होगा कि आखिर पैसा जो आता है जाता है वो कहाँ कहाँ से होता है। लेकिन हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो बजट का एस्टीमेट है, जब भी हम बजट देखते हैं तो हमने क्या कहा था कि जो हमारा बजट था लास्ट ईयर के जो आंकड़े थे उसको हम देखते हैं, वर्तमान समय का देखते हैं और भविष्य का देखते हैं। तो देखिए, जो एक्सपेंडिचर है अर्थात खर्च है, वह क्या बताया गया है बजट के माध्यम से कि जो बजट एस्टीमेट है इसको यह रहा है जो है कि 30.4242 लाख करोड़। और वहीं जो आपका रिवाइज जो एस्टीमेट है, हमने रखा क्या था कि हमने यह रखा था कि हम खर्च कितना करेंगे, लगभग इतना। लेकिन हमने खर्च कितना किया, इतना। कारण क्या है, कोरोना की वजह से। और आने वाला जो बजट होगा अर्थात अगले साल का, उसमें हम खर्च कितना करेंगे यह अनुमान रखा है हमने 34.83 लाख करोड़। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि जो हमने अनुमान किया था कि हम खर्च कितना करेंगे, यह कितना किया था, इतना। लेकिन खर्च टोटल कितना हुआ, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, इतना। और अगले साल के लिए हमने कितना अनुमान रखा है खर्च का, इतना। उसके बाद देखिए, फिजिकल डेफिसिट अर्थात राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जो जीडीपी का अगर देखा जाए तो हमने रखा था, अनुमान किया था कि यह रहेगा 3.5%। लेकिन यह रहा कितना, यह रहा था आपका जो रिवाइज्ड एस्टीमेट आया है, जो हम आंकड़े समझ, टारगेट हमने क्या रखा था कितना, कि हम अपना जो फिजिकल डिफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, इसको रखेंगे 3.5 अपने जीडीपी के। अब इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। फिजिकल डिफिसिट का मतलब है कि हमने जितना टोटल पैसा लिया था उसमें से हम जो खर्च कर रहे हैं वह कितना खर्च करेंगे। तो होता क्या है कि मान लेते हैं 100 रुपए हमारी आय है, लेकिन हमने किया कितना, 103 रुपए खर्च किया। तो हमने 3 रुपए क्या किया, ज्यादा खर्च किया। तो टोटल आय में से टोटल व्यय को जब निकाल देते हैं वही होता है फिजिकल डेफिसिट। तो ये हमने टारगेट रखा था 3.5%, लेकिन पहुंच कितना गया, इतना। कारण क्यों कि हुआ क्या कि जो हमें आय मिलनी थी, जो सरकार को रेवेन्यू मिलना था, राजस्व मिलना था, वह तो मिला नहीं। खर्च क्या हो गए, बढ़ गए। कारण कोविड की वजह से कई तरह की सरकार ने योजनाएं की, घोषणाएं की, इसके वजह से क्या हो गया, जो फिजिकल डेफिसिट है वह इतना हो गया। और अगले वर्ष के लिए जो अनुमानित है वह कितना है, 6.8%। तो आप समझ सकते हैं कि जो फिजिकल डेफिसिट है यह किसी भी रूप में 3.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो हमारे यहाँ के आर्थिक विश्लेषक है उनका कहना। लेकिन अभी कितना हो गया, और भविष्य में अगले साल भी ये क्या रहेगा, इतना रहेगा। इसलिए कुछ लोगों ने कहा है कि थोड़ा सा इस पर हमें सोचना। तीसरा जो कॉलम है इसमें है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब यह है कि सरकार जो है कि कितना ऐसा खर्च कर रही है जिससे आने वाले समय में कोई कैपिटल बनेगा, कोई ऐसी चीज बनेगी जिससे उत्पादन हो सकेगा या उससे हमें कुछ पैसा आ सकेगा। जैसे अगर हम कहें कि सरकार कोई प्रोजेक्ट लगाती है, उस प्रोजेक्ट पर खर्च करती है, उस प्रोजेक्ट से आने वाले समय में आय होगी, तो यह किस प्रकार का खर्च होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये हमने टारगेट कितना रखा था कि हम खर्च करेंगे 4.12 लाख करोड़, लेकिन हो कितना गया, इतना। और जो अगले साल के लिए अनुमानित है वह कितना है, 5.5 लाख करोड़। अब समझते हैं कि थोड़ा सा कि आखिर सरकार के पास जो पैसे आते हैं वह कहां से आते हैं, कहां खर्च होता। तो सबसे पहला जो प्राप्ति है इसको देख लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे खर्च को। तो प्राप्ति में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो पैसा प्राप्त होता है वह होता है उधार से, अर्थात वह ऐसा पैसा होता है जिससे हमारी लायबिलिटी बढ़ती है। हम बाहर से या देश के अंदर से जो पैसा उधार लेते हैं, तो सरकार के पास जो अगर मान लेते हैं टोटल 100 रुपीज आता है, तो उसमें से सबसे ज्यादा कौन सा पैसा होता है जिसको हमें वापस करना है, और इस पे बहुत सा पैसा
पैसा ऐसा होता है जो हमें इंटरेस्ट के साथ पे करना है। तो ये देखिए सबसे ज्यादा किससे होता है, बोरोविंग अर्थात उधार लेना, और ऐसा पैसा जिससे हमारी लायबिलिटी बढ़ती है जिसको देने का। ये पहला हुआ 36%। उसके बाद जीएसटी सबसे ज्यादा उस दूसरे नंबर पर अब जो प्राप्त हुआ है बजट से आंकड़े, उससे जो सेकंड पोजीशन पे है जीएसटी है, तीसरे स्थान पर है इनकम टैक्स, उसके बाद जो है कॉर्पोरेशन टैक्स अर्थात निगम कर, उसके बाद जो है यूनियन एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब है कि ऐसे पैसे जो टैक्स से कलेक्ट नहीं हुए हैं, जो किसी अन्य टैक्स से पैसे कलेक्ट होना, और नॉन टैक्स में क्या है कि जैसे आपका चालान कटा तो वह क्या था, वह टैक्स तो नहीं था, तो इस प्रकार 6% टोटल का प्राप्त होता है। उसके बाद नॉन डेब्ट कैपिटल, ऐसा कैपिटल जो कि क्या है, जो पैसा जो प्राप्त हुआ है जिसपे आपको ब्याज नहीं, और उसके बाद है 3% कस्टम। ये जो आपको आंकड़े हैं ना, इनका क्रम किसी भी तरह से आप याद कर लीजिएगा, हालांकि कठिन नहीं है, आपको ये तो पता ही, ये जो आंकड़े हैं पहले से इनका क्रम आपको पता है। इसमें जीएसटी है, ये थोड़ा सा ऊपर आया इसलिए ध्यान कर सकते। उसके बाद देखिए हमें देखना है खर्च कहाँ कहाँ पे होता है। तो खर्च को आप देखें तो इंटरेस्ट पेमेंट अर्थात जो पैसा हमने उधार लिया था हम उसका क्या करेंगे, ब्याज भी तो देंगे, तो 20% इसमें खर्च होता है। स्टेट शेयर और टैक्स अर्थात इसका मतलब है कि जो सरकार, आपको पता है कि सरकार क्या करती है, बहुत तरह के टैक्सेस को कलेक्ट करती है और फिर राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, राज्यों का उसमें हिस्सा होता है वो कितना है, 16%। सेंट्रल सेक्टर स्कीम अर्थात जो क्या होता है कि सरकार ऐसी स्कीम चलाती है जो केंद्र सरकार की है, उसमें कितना पैसा होता है, सरकार खर्च करती है अपने टोटल पैसे का 14%। फाइनेंस कमीशन, और फाइनेंस कमीशन ने देखिए हर बार क्या होता है, जो वित्त आयोग है कई तरह के रिकमेंडेशन करता रहता है कि सरकार को यहां पैसा खर्च करना चाहिए, इस सेक्टर को देना चाहिए, या फिर इस संस्थान को बूस्ट करना चाहिए। तो फाइनेंस कमीशन या फिर कोई अन्य संस्था जो रिकमेंड करती है कि पैसे खर्च किया जाना चाहिए, तो उसमें कितना होता है, 10%। अदर जो एक्सपेंडिचर है वो 10% है। और उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अर्थात ऐसी स्कीम जिसको सेंटर ने कहा है कि हम इसको स्पॉन्सर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है कि सरकार, केंद्र सरकार इसमें ज्यादा पैसा देगी, और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है मतलब जिसमें केंद्र सरकार की भी भूमिका होगी, वो 9%। डिफेंस पर जो खर्च होता है वो 8%, और जो सब्सिडी पे खर्च होता है वह जो है कि आपका 8%। तो अगर यहां पर देखें तो डिफेंस और सब्सिडी पर जो खर्च होता है लगभग बराबर है। आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा कि यह जो आंकड़े हैं, यह आंकड़े जो है कि हमेशा लगभग ऐसे ही रहते हैं, तो यहाँ फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेरी करता हुआ दिखाई देगा, इसको आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। बजट के माध्यम से वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि सरकार और आरबीआई ने 27.1 लाख करोड़ का पैकेज कोरोना काल में दिया, जो कि कुल जीडीपी का लगभग 13% है, और यह जो पैसा खर्च किया गया उसका जो असर है अब दिखने लगा है। इसी के कारण अब हमारी अर्थव्यवस्था में वी शेप रिकवरी हो रही। वी शेप रिकवरी का मतलब क्या है कि पहले हमने ये देखा जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री वाला क्षेत्र था, सर्विस वाला क्षेत्र था, वह क्या हुआ, नीचे गया, अर्थात उसमें उत्पादन कम हुआ या उससे होने वाली आय कम हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यह ऊपर की ओर जा रहा है। तो इस तरह से जो पहले नीचे आया था वो ऊपर की ओर अर्थव्यवस्था में उत्पादन आय हो रहा है, इसी को वी शेप रिकवरी कहते हैं। अब देखिए सरकार ने 27 लाख करोड़ का लगभग जो पैकेज दिया था, यह जो पैकेज है इसको जो है कि कहा गया यह मिनी बजट थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिनी बजट में कौन कौन से जो प्रोग्राम है या फिर इंसेंटिव्स हैं उसको शामिल किया गया। तो आपसे अगर जब भी पूछा जाए तो ये 6 लिखे हूं। आपको याद हो कि सबसे पहले जब लॉकडाउन के बाद सरकार से के ऊपर यह कहा गया कि सरकार को पैसा खर्च करना चाहिए, तो सरकार ने आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए पैकेज का अनाउंसमेंट किया था। आपको याद हो तो पहला जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज था उसमें बहुत बड़ा जो योगदान था वो आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के लिए था। इसके माध्यम से सरकार ने क्या किया कि उसने, चूंकि यह 2 तरह की चुनौतियों का हम उस समय सामना कर रहे थे, एक तो कोविड की चुनौती और दूसरा हमारा जो आयात होता था वो चाइना से बहुत ज्यादा होता था, और उसी समय में हम चाइना से क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे सीमा पर। तो इसीलिए आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत सरकार ने बड़ी घोषणाएं की और उसको लेकर कई तरह
तरह की बातें आई, उस पर हमने वीडियो कवर भी किया है। उसके बाद जो दूसरा इंसेंटिव्स दिया गया वो परफॉर्म लिंक्ड जो है कि इंसेंटिव। इसका मतलब है कि जैसे जैसे कोई सेक्टर उत्पादन करता है तो उसको इंसेंटिव दिया जाएगा, अर्थात कोरोना के फेज में कोई सेक्टर अच्छा कार्य कर रहा है और उसको थोड़ा सा मदद दे के हम और उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, तो ये आपका एक घोषणा थी। इसके संदर्भ में कुछ पैसे दिए गए, कितना दिए गए, कितने लाख करोड़ दिए गए आपसे नहीं पूछेगा, अगर मैं बताने लगूं तो आपका दिमाग का दही हो जाएगा। कारण यह है कि बहुत ज्यादा पैसा आने वाला, मतलब आगे वाले जो फैक्ट हैं आपको लगेगा इतना फैक्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि अधिक से अधिक चीजों को बताएं। खैर, तीसरा जो था वो बूस्ट फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, अर्थात सरकार ने कहा कि हम जो मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं उनको बढ़ावा देने के सरकार ने कई तरह के घोषणाएं की। इसके साथ मोरिटोरियम को अपनाया गया। मनरेगा आपने देखा होगा, इसके तहत जो जॉब दिया गया इसकी काफ़ी डिमांड हुई और इसने ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना के इम्पैक्ट को कम करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी तरह से अफोर्डेबल हाउसिंग, अर्थात सरकार जो है कि प्रयास कर रही थी कि जो भी लोग हैं जिनको अपना घर चाहिए और जिनको मतलब क्या है कि जो अब ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते उनके लिए इस प्रकार के प्रावधान, ताकि आने वाले समय में जिस तरह से हमने माइग्रेशन मजदूरों का देखा था ऐसा ना हो, इसके लिए किया गया। इसी तरह से कई तरह से हमने जो है कि इन माध्यमों से हमने क्या की थी, अर्थात सरकार ने क्या किया था, घोषणाएं की थी और इन्हीं सबको मिलाकर मिनी बजट कहा गया। अब जो इस बार का बजट था उसका जो थीम था वो आत्मनिर्भर भारत था और राष्ट्र प्रथम का संकल्प। सरकार द्वारा ये जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसके 6 पिलर बताए गए हैं, 6 आधार स्तंभ बताए गए हैं। पहला है हेल्थ एंड वेलबींग। इसका मतलब है कि सरकार ने कहा कि जो हमारे बजट का सबसे मेन एरिया है जिस पर उन्होंने आगे सभी चीजों को कहा कि हम किस में कितना घोषणा कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि हेल्थ, स्वास्थ्य और वेलबींग अर्थात सभी की खुशहाली के लिए हम जो कार्य करेंगे इसको रखा। इसके अलावा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, अर्थात ऐसा विकास जिससे हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर समुदाय की आर्थिक कल्याण हो सके, इसकी बात की गई। और इसी की तरह एस्पिरेशनल इंडिया, अर्थात ऐसा इंडिया जिसमें ऊर्जा है, जो क्या कर सकता है, हर तरह का उत्पादन कर सकता है, जो आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा सकता है, जो कि आयात को कम कर सकता है, इसको लेकर एक आधार स्तंभ बताया। इसके अलावा फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थात जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है इसको मजबूत करने पर फोकस किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके हम विश्व के अच्छे से अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना चाहते हैं जिससे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा निवेश आए। इसके अलावा इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इसका पिलर बताया गया है। इसके विषय में क्या क्या चीज़ें सब आगे मिलेंगे आपको। अभी यहाँ पर मैं आपको 6 पिलर आपसे पूछे जा सकते हैं कौन कौन से हैं। तो इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, चूंकि हमारे यहाँ जो इनोवेशन है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्तर है वह कम है और उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ घोषणाएं की हैं और इसी के कारण उसको सरकार ने माना है कि अगर आने वाले समय में हमें अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन हमारे जो है कि अर्थव्यवस्था का या बजट का मेन पिलर हो। इसके साथ साथ जो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात इस बजट में की गई, ये देखिए बहुत बड़ी चीज है। इसमें कहा क्या जा रहा है कि मिनिमम गवर्नमेंट अर्थात सरकार का जो इंटरफेरेंस होगा वो कम से कम होगा और गवर्नेंस का मतलब यह है कि आप हम सब मिलकर जो भी कुछ करना चाहेंगे जिससे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकती है, इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा। इसके तहत प्रावधान यह किए जाएंगे कि जो आपको किसी तरह के पेपर वर्क करने होते हैं, कोई भी उत्पादन करने के लिए जो आपको परमिशन लेना होता है, इसको कम किया जाएगा जिससे गवर्नमेंट की वजह से जो रुकावट आती है वो कम हो। क्यों यह जरूरी था? क्योंकि अर्थव्यवस्था को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें जो गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है उसको कम करना होगा और मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब यह है कि एक ऐसे गवर्नेंस को बढ़ावा देना होगा जो लोगों के हिसाब से क्या कर सके, आगे बढ़ सके। इसके अलावा जो ह्यूमन कैपिटल है अर्थात जो मानव संसाधन है इसको विकास करने की, इसको बढ़ाने की बात की गई। अब ये तो थे 6 पिलर। अब इन्हीं सब चीज़ों को आने वाले समय में आपको जो है कि इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इस क्षेत्र में किस क्षेत्र में कितना खर्च किया गया उसके विषय में बात की गई। बजट में पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा की गई है और इस योजना के तहत सरकार आने वाले 6 वर्ष में लगभग 64,180 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब इसके तहत देखिए क्या है, शब्द क्या है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत सरकार क्या क्या करने वाली है? सबसे पहले किया जाएगा इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब है कि
कि प्रत्येक जिले में जो लैब हैं जहां पर आप टेस्ट करवाते हैं, परीक्षा करवाते हैं, उन सबको इंटीग्रेट किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यह कुछ जिले हैं, इन सभी की जितनी लैब हैं उनको सबको जोड़ा जाएगा और जोड़कर क्या किया जाएगा, फिर राज्य स्तर पर एक जो है कि मेन सेंटर बना दिया जाएगा और फिर ये जो राज्य स्तर पर मेन सेंटर जो बना है इसी तरह से दूसरे राज्य के मेन सेंटर को जोड़ दिया जाएगा और नेशनल लेवल पर हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेटेड जो है कि लैब का एक जो है कि नेटवर्क होगा, जिससे हम यह पता कर सकते हैं कि किसी समय कितने केसेस आ रहे हैं, कितने परीक्षण हो रहे हैं, कहां पर क्या कंडीशन है, कहां पर केसेस ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, या फिर कहां ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, कहां पर ज्यादा कठिन या फिर सख्त नियम लगाने की जरूरत है। जैसा कि कोरोना के फेज में हुआ, हमारे पास लैब ही नहीं थे, अब लैब खुल गए हैं, इनको और खोले जाने की आवश्यकता है और सबको कनेक्ट किया जा रहा है ताकि हर जगह रेगुलेशन और कंट्रोल के साथ साथ उनकी जो प्रोडक्टिविटी है या उनकी जो यूटिलाइजेशन है उसको बढ़ाया जा सके। इसके अलावा लगभग 3,382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स 11 राज्यों में खोले जाएंगे। इसका मतलब है कि पब्लिक हेल्थ यूनिट्स का मतलब ऐसे सेंटर्स हैं जो कि ब्लॉक स्तर पे खोले जाएंगे 11 राज्यों में, और यह वह राज्य होंगे जहां का अभी जो पब्लिक हेल्थ यूनिट्स है या पब्लिक सेक्टर के या सरकारी क्षेत्र का जो स्वास्थ्य का जो पूरा एक स्ट्रक्चर है वो कमजोर है। ये इस वजह से क्योंकि कोरोना के फेज में ये देखा गया कि कुछ क्षेत्रों में कोरोना के 1 या 2 केसेस है या किसी भी बीमारी के 1-2 केसेस होते हैं तो वहां पर पब्लिक हेल्थ यूनिट्स नहीं होती, इसके कारण तेजी से केसेस बढ़ जाते हैं। इसको रोकने के लिए प्रावधान किया गया। इसके अलावा क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स इन 602 डिस्ट्रिक्ट, अर्थात 602 देशों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल है, सामान्यतः अधिकांश हॉस्पिटल क्या करते हैं, आपको सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, इस प्रकार की तो सुविधाएं दे देते हैं, लेकिन जब क्रिटिकल अर्थात जहां पर आईसीयू की सुविधा हो, जहां पर आपको जो है कि सर्जरी हो सकती हो, आपका जो है कि किसी तरह का ऑपरेशन हो सकता, इन सब तरह की जो हॉस्पिटल्स ब्लॉक्स 602 जिलों में बनाए जाएंगे। इसके अलावा 9 जो है कि बायोसेफ्टी लेवल 3 के लेबोरेटरीज बनाए जाएंगे। अब देखिए बायोसेफ्टी लेवल 3 का मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से हम क्या करेंगे, कुछ 9 लेबोरेटरी बनाएंगे जहां पर क्या होगा, जैव सुरक्षा का मतलब इन जगहों पर क्या होता है कि कई तरह के अनुसंधान हो रहे होते हैं, कई तरह के प्रयोग हो रहे होते हैं, जिससे किसी बीमारी से कैसे लड़ा जा सकता है, कैसे उसको रोका जा सकता है, इस तरह के अनुसंधान होते हैं लेबोरेटरी में। तो यहाँ पर जो मानक रखा गया है लेवल 3 रखा गया है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप। इसके अलावा 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी, अर्थात जहाँ पर हम वायरस वगैरह का अध्ययन करते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा एक वायरोलॉजी जो वुहान का था जहाँ से माना जाता है कि कोरोना निकला, ठीक इसी तरह से हम भी क्या करेंगे, चूंकि अभी भारत में भी यह देखा गया कि जूनोटिक डिजीज अर्थात ऐसी बीमारियां जो जंगली जानवरों को होती थी अब मनुष्यों को हो रही हैं, ऐसी बीमारियों की अध्ययन करने के लिए, उनको रोकने के लिए हमारे पास जब वायरोलॉजी से जुड़े इंस्टीट्यूट होंगे तो हम वहां पे ज़्यादा कर पाएंगे। और अभी हमारे यहाँ जो वायरोलॉजी के इंस्टीट्यूट हैं वो गिने चुने हैं, जैसे भोपाल का आपने एक वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट सुना होगा। उसके अलावा इसमें कहा गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ और रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर WHO साउथ ईस्ट एशिया नेशन की स्थापना की। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, वन हेल्थ एक जो है कि इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा जो वन हेल्थ को प्रभाव, तो यह वन हेल्थ क्या है, एक तरह का यूनिवर्सल हेल्थ केयर है। जैसे कहें कि मान लेते हैं कि यह कोई देश है, तो हर देश के लिए WHO ने कहा था कि आपको क्या करना चाहिए, आपको यह सोचना चाहिए कि कोई एक ऐसा आप जो है कि इंस्टीट्यूट बनाओ, यह इंस्टीट्यूट क्या करे, देश के जितने भी स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं या जो भी क्षेत्र हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन है, सबको जोड़े और यहाँ से बैठकर क्या किया जाए, रिसर्च किया जाए। और रिसर्च इस प्रकार का किया जाए कि कैसे आने वाले समय में किस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, कैसे उनको रोका जा सकता है। फिर कहा, आप कहेंगे ये तो वायरोलॉजी हो गया, नहीं, हमेशा जो यहाँ पर लैब में टेस्ट नहीं होते, कई बार पॉलिसी के स्तर पर भी आपको काम करना होता है। कई बार बीमारियां जब आ गई हैं तो कैसे उनको प्रिवेंट किया जाए, इस पर भी काम करना होता है। इसके लिए इंस्टीट्यूट काम करेगा। आपको बता दें कि यह जो वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट है, इसको WHO ने क्या किया था, पहले ही वर्ष 2017 में ये सरकारों के सामने रखा था और कहा था कि जूनोटिक विषय के संदर्भ
संदर्भ में जो हमारी जानकारियां हैं वो काफ़ी कम है। जितनी जूनोटिक डिजीज हो सकती हैं उसका मुश्किल से हम 2 से 2.5% जो है कि बीमारियों के विषय में जानते हैं। इसलिए हमें क्या करना होगा, एक वन हेल्थ इंस्टीट्यूट बनाना होगा जो कि क्या करे, पूरे हमारे हेल्थ सेक्टर को कर सके। तो इंडिया में जो वन हेल्थ सेंटर बनेगा वह क्या करेगा, न सिर्फ इंडिया के लिए होगा बल्कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के लिए भी होगा। इसके अलावा सरकार जो है कि 17,788 ग्रामीण और लगभग 11,000 शहरी स्वास्थ्य और उपचार सेंटर को सपोर्ट करेगी। और इसके अलावा 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, 2 मोबाइल हॉस्पिटल स्थापित किए जाएंगे। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का मतलब है कि जगह जगह पर हमारे पास ऐसी इमरजेंसी ऑपरेशन सिस्टम होना चाहिए जिससे किसी भी व्यक्ति को दूर ले जाना ना पड़े। कई बार आपने देखा है कि ऑपरेशन के लिए दूरी तय करनी पड़ती है, उससे लोगों की जान जाती है। ठीक इसी तरह से 2 मोबाइल हॉस्पिटल स्थापित किए जाएंगे, भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि हम यह जो जो है कि हमारे यहाँ पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, इसके तहत आने वाले समय में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हेल्थ सेक्टर को विकसित किया जाएगा। प्राथमिक का मतलब है कि जो आपको सर्दी जुकाम वगैरह हो जाता है। द्वितीयक में आपको होता है क्या है कि जो थोड़ा सा मेजर कंडीशंस की बीमारियां होती हैं, और तृतीयक में होता है जैसे ऑपरेशन वगैरह, जो इन सब चीज़। तो सरकार ने कहा है कि अब समय आ गया है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सभी सेक्टर के हॉस्पिटल्स पर हम काम करें। अभी तक जो हमारे हॉस्पिटल थे वो प्राथमिक सेक्टर पर फोकस थे, और इसी के कारण कोरोना काल में हमारे सामने चुनौती थी कि क्या प्राथमिक जो हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं उनको हम जो है कि कोरोना के फेज में यूज करके क्या कोरोना जैसी बीमारी से लड़ सकते हैं। इसीलिए सरकार ने कहा है कि अब हमें थोड़ा जो हमारी हेल्थ पॉलिसी है उसको चेंज करना होगा, और इसी के कारण प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तीन सेक्टरों के विकास की बात की गई। सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए आरक्षित किए हैं, जिससे सभी को वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाया जा सके। इसके अलावा सरकार नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल लाने की भी सरकार ने घोषणा की है। इसके तहत क्या होगा कि एक जो है कि कमीशन, एक आयोग बनेगा जो एलाइड हेल्थ वर्कर प्रोफेशनल को रेगुलेट करेगा, अर्थात उनके नियम क्या होंगे, कार्य की दशाएं क्या होंगी, कितनी सुविधाएं मिलना चाहिए। और इसके तहत 56 जो एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं वह इसके अंतर इसको आएंगे, उनको रेगुलेट किया जाएगा। कई बार ये इसलिए वजह से होता है, कई बार आपने देखा होगा कि जैसे जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं उनके लिए कोई नियम बनाया जाता है कि आपको ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना है, आपको इस क्षेत्र में सेवा देनी है, तो डिनाई कर देते हैं। कई तरह के अनइथिकल कार्य भी हमने करते हुए उनको देखे हैं, इसके कारण यह प्रावधान किया गया। सरकार ने सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान को मिलाकर मिशन पोषण 2.0 की घोषणा की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिशन पोषण 2.0 के अंदर किसको मिलाया गया है, तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान को मिलाकर यह बनाया गया। सरकार ने स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर अधिक खर्च करने के लिए जो है कि स्वास्थ्य के लिए जो आवंटन था लास्ट ईयर का वह था 94,452 करोड़, इसको बढ़ा दिया है 2,23,846 करोड़ कर दिया है। इस तरह से सरकार ने जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो खर्च है उसमें 137% की वृद्धि की है, जो कि कोविड-19 की वजह से सरकार को ऐसा करना पड़ा है। जल जीवन मिशन अर्बन जो है कि सरकार इस पर क्या करेगी, 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। तो आपसे पूछा जा सकता है जल जीवन मिशन अर्बन जो है कि क्या है और उस पर कितना खर्च किया जाएगा, तो इस पर खर्च किया जाएगा 2.87 लाख करोड़ रुपए, और इसका जो उद्देश्य होगा वह होगा यूनिवर्सल वाटर सप्लाई। यूनिवर्सल वाटर सप्लाई का मतलब कि हर भारत के हर व्यक्ति के पास क्या हो, पीने का स्वच्छ पानी हो, इसकी आपूर्ति की जाएगी। अब देखिए इसमें शब्द जोड़ा है अर्बन, इसका मतलब है कि जो शहरी क्षेत्र में जो प्रदूषण होता है, जलीय प्रदूषण होता है, उसको पहले टारगेट इसमें किया जाएगा। जल स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए इसी मिशन अर्थात जल जीवन मिशन अर्बन के तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाएगी। आपने देखा होगा कि जो नाले हैं जो है कि या जो नालियां होती हैं उससे पानी निकलता है, उसमें लिक्विड जो वेस्ट मटेरियल होता है वो काफ़ी कई प्रकार का पॉइजनस भी होता है, तो उनको फिल्टर किया जाए, उनको वेस्ट किया जाए, इसकी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। और इसके लिए ये जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की
व्यवस्था होगी वह 500 अमृत सिटी में की जाएगी। मेरा एक प्रश्न है, ये अमृत सिटीज क्या होती हैं, इनके विषय में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान को और बढ़ावा देने के लिए सरकार अर्बन स्वच्छ भारत 2.0 को प्रारंभ करेगी और इसके तहत अर्बन स्वच्छ भारत 2.0 के तहत अगले 5 साल में सरकार 1.41 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। और इसी के तहत अर्बन स्वच्छ भारत 2.0 के तहत क्या होगा, फीकल जो है कि स्लज मैनेजमेंट, अर्थात जो अपशिष्ट निकलता है, जो वेस्ट वाटर होता है, इसको ट्रीटमेंट किया जाएगा, इसको साफ किया जाएगा। और आपने देखा होगा कई प्रकार के आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, चाहे पुल हो, सड़क हो, चीज़ों का निर्माण किया जाता है। इसका जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो खराब मटेरियल प्रोडक्ट होता है, इसको एकत्रित करके इसका भी निपटान किया जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है, इसको हम तालाबों में फेंक देते हैं, नालों में फेंक देते हैं, किसी नदी में इसको फेंक देते हैं, उससे क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। तो इस पर भी बात की गई है। इसी तरह वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने 2270 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। और इसके तहत जो 42 बड़े शहर हैं, 42 बड़े शहर हैं, जहां पर वायु प्रदूषण की समस्या आपने देखा होगा ठंडियों के मौसम में स्मोक के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, इसका समाधान किया जाएगा। इसके तरह एयर प्योरीफायर के साथ साथ वो जो है कि आने वाले समय में जो जगह जगह पर एयर इंडिकेटर लगते हैं उनकी व्यवस्था की जाएगी। हो सकता है इसके तहत जो है आने वाले समय में ग्रीन प्लांटेशन को बढ़ाना दिया जाए, ग्रीनरी को बढ़ावा दिया जाए, इस तरह के प्रयास किए जाएंगे, जिससे कुल मिलाकर जो वायु प्रदूषण के जो विकल्प हैं उनको अपना कर क्या किया जाए, वायु प्रदूषण की समस्या का थोड़ा समाधान किया। इसी के साथ सरकार ने पुरानी गाड़ियों के फिटनेस की जाँच करवाने का प्रावधान की बात की गई है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो 15 से 20 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं, यह इसमें से लगभग 1 करोड़ गाड़ियां ऐसी हैं जो कि अभी चल रही हैं। यह न सिर्फ जो है कि पेट्रोल और डीजल का ज़्यादा कंजप्शन करती हैं, बल्कि यह क्या करती हैं, बहुत बड़ी मात्रा में क्या होते हैं, पोल्यूटेड मटेरियल जो होते हैं, जो प्रदूषक तत्व होते हैं, उनको एक्सक्रीट करती हैं, उनका उत्सर्जन करती हैं। तो सरकार ने कहा है कि अब इन गाड़ियों का फिटनेस जाँच करवाया जाएगा। अगर जो है कि निजी है तो 15 साल की, कॉमर्शियल है तो उसका। और ये जो जाँच करवा के क्या किया जाएगा, ये देखा जाएगा, अगर फिटनेस में फिट नहीं होते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। और जो ये पुरानी गाड़ियां होंगी, यह आपको ऐसे फेंक नहीं देना है, इसकी भी आपको कीमत मिलेगी। और इसके लिए सरकार जो है कि कई तरह के प्रावधान आने वाले समय में लेकर आएगी। कुल मिलाकर अगर आपके पास 15 से 20 साल पुरानी गाड़ियां होंगी तो अब उनको जो है कि चेक किया जाएगा, देखा जाएगा, और जब वह फिटनेस में पास होंगे तभी वह चल पाएंगे। उद्देश्य यहाँ पर जो सरकार का है वह ये है कि इससे क्या हो, न सिर्फ जो है कि वायु प्रदूषण घटेगा, तेल पर हम चूंकि तेल ज़्यादा खाते हैं तो तेल का हमारा आयात कम होगा, बल्कि हमारे यहाँ जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको भी क्या होगा, लाभ मिलेगा, लोग नई नई गाड़ियाँ खरीदेंगे। हालांकि सबके बस की बात नहीं होती। खैर, सरकार ने अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए अगले 5 साल में आवंटित करने की घोषणा की। और यह जो आवंटन होगा वह होगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब ये क्या है, जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि अगर कोई प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर रहा है और वह सरकार ही डिसाइड करेगी कि हाँ आप इतनी मात्रा में अगर प्रोडक्शन करेंगे तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। इसी के तहत सरकार ने कहा है कि वह औद्योगिक क्रियाओं और उत्पादन को बूस्ट देने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए क्या करेगी, 1.97 लाख करोड़ का क्या करेगी, बजट की घोषणा करेगी। भारत सरकार का उद्देश्य इसके माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देना और भारत को विनिर्माण का हब बनाने का है। और इसी के कारण इस स्कीम के तहत इतना ज़्यादा पैसा क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। सरकार अगले 3 साल में 7 क्या करेगी, नए जो है कि टेक्सटाइल पार्क का निर्माण करेगी। आपको पता है कि अगर कृषि के बाद कोई क्षेत्र है जिसमें बहुत ज़्यादा रोजगार मिलने की संभावना है तो उसमें क्या है, टेक्सटाइल से प्रमुख है। तो यहाँ पर जो टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे और यह बनाया जाएगा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम के तहत। सरकार क्या करेगी, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम के तहत अगले 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। यह अभी नहीं बताया गया कि कहां कहां पे बनेंगे, लेकिन स्वाभाविक है इनका जो केंद्रण होगा उन्हीं क्षेत्रों में होगा जहां पर अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी हुई है। सरकार पहले से चल रही NIP अर्थात नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का विस्तार सरकार ने ज्यादा कर दिया है।
पहले इसके तहत 4000 लगभग जो कि परियोजनाएं थी। अब देखिए क्या है, शब्द क्या है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, अर्थात वह इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत संरचना जो देश के लिए काफ़ी जरूरी है। तो लास्ट ईयर इस एनआईपी को लाते हुए इसमें लगभग 4000 परियोजना का मतलब कुछ सड़क से जुड़ी हुई, कोई पुल से जुड़ी हुई, कोई बिजली आपूर्ति से जुड़ी हुई, सभी चीज़ें क्या आधारभूत संरचना को। तो इस तरह के जो है कि लगभग 4000 प्रोजेक्ट थे जिनको बढ़ाकर अब 7000 कर दिया गया है, अर्थात एनआईपी का विस्तार किया गया है जिससे हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह हमारे क्या है बजट के मुख्य उद्देश्यों में मेन पिलर में से शामिल है। एनआईपी को बढ़ावा देने के लिए सरकार 3 कार्य करेगी। पहला है संस्थागत संरचना को खड़ा करना, अर्थात ऐसे इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करना जहां पर पैसा भी हो, जहां पर पॉलिसी मेकिंग भी हो सके, जहां पर सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था हो सके, जिससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी गति को बढ़ावा दिया जा सके, उसके लिए फंड की कमी को दूर किया जा सके और किसी भी तरह की रुकावट को कम किया सके। ठीक इसी तरह से सरकार जो है कि क्या करेगी, एनआईपी अर्थात नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत एसेट का मोनेटाइज करेगी। एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई ऐसी जमीन है जो रेलवे की हो सकती है, किसी भी सरकारी अथॉरिटी की हो सकती है, जो कुछ ही समय यूज होती है, अर्थात साल के 10 दिन 15 दिन यूज होती है, बाकी वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही खड़ा, तो उसको सरकार कह सकती है कि आप किराए पे ले लो। आसान शब्दों में कहूं कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम में कितने दिन हम गेम खेलते हैं, कितने दिन आयोजन होते हैं, तो सरकार क्या कर सकती है, इनको कह सकती है कि जब यहाँ पर किसी प्रकार के आयोजन ना हो तो इनका हम प्रयोग करें। इससे क्या आएगा, सरकार के पास पैसा आएगा और हमारे पास क्या होगा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को और ऐसी योजनाओं को हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे क्योंकि उनसे हमारी आय का स्रोत होगा। सरकार इसके साथ साथ क्या करेगी, एनआईपी के तहत अपना खर्च बढ़ाएगी, अर्थात उसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। अब जो है एनआईपी है अर्थात नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, इसमें जो सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा वह ऊर्जा क्षेत्र के लिए, अर्थात इसमें ऊर्जा से जुड़ी हुई परियोजनाएं, जो हमने कहा कि अब एनआईपी के तहत 7000 लगभग परियोजनाएं हो गई हैं, तो उसमें से 24% योजनाएं जो है कि ऊर्जा क्षेत्र से, 18% सड़क क्षेत्र से, अर्बन और शहरी क्षेत्र में जैसे आपने स्मार्ट सिटी मिशन सुना होगा, इस तरह की चीजों में लगभग 17%, रेलवे में 12% और अन्य में जो है कि 29%। अन्य में कई चीजें हैं इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। आप ऊर्जा को ध्यान रखिएगा, सड़क को और अर्बन और शहरी वाला और रेलवे का आप याद रखिएगा। सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ एक क्या किया है, एक घोषणा और की है, वह है कि डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण करेगी और इसमें आने वाले 3 साल में इसे 5 लाख करोड़ रुपए इसमें एकत्रित किए हैं। अब है क्या ये कि इसमें डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट में क्या होगा कि जो लोग हैं वो भी अपनी कुछ पैसा लगाएंगे, सरकार भी इसमें लगाएगी और इससे क्या किया जाएगा, एक ऐसे इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा जो परियोजनाओं के लिए, खासकर आधारभूत संरचनाओं के लिए फाइनेंस की व्यवस्था कर सके, जिससे किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास है उसको ना रोका जा सके। यह जो इसके लिए जो पैसे एकत्रित किए जाएंगे डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट को खड़ा करने के लिए, ये कहाँ से आएंगे, जो सड़कें हमारी बन चुकी हैं, जो रेलवे हमारी लाइनें बन चुकी हैं, जो कई प्रकार की परियोजनाएं अब कंप्लीट हो चुकी हैं, होने वाली हैं, उनसे क्या किया जाए, उनको ऑपरेशनलाइज करके उस पर जो भी पैसा निकलता है, चाहे सड़कों पर आपने देखा हुआ टोल टैक्स मिलता है, ठीक इसी तरह जो रेलवे लाइन है उस पर जो कमाई हो गई, तो इस तरह से पैसा इकट्ठित किया। सरकार ने एयरपोर्ट को भी कुछ प्राइवेट सेक्टर को देने की घोषणा की है और इससे भी सरकार के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। और जो सरकार का लक्ष्य है कि हमें क्या करना है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5 लाख करोड़ रुपए एकत्रित करने, वो भी हो पाए। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च है वह उस जो अनुमानित किया गया है वह है 5.54 लाख करोड़ रुपए और सरकार ने क्या किया है, इसमें पिछले साल की तुलना में इतनी वृद्धि की है। इसीलिए कई लोग कह रहे हैं कि इस बार का जो बजट है कि मुख्य रूप से किस पर फोकस करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करता है और हेल्थ जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया उस पर फोकस करता है। मार्च 2022 तक 8500 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट को आवंटित किया जाएगा। अर्थात मार्च 2022 तक क्या होगा कि इतने किलोमीटर के जो प्रोजेक्ट हैं, रोड प्रोजेक्ट हैं, उनको सरकार अनुमति प्रदान करेगी। इस समय जो प्रतिदिन हम 22 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करते हैं, इसे आने वाले समय में 30 और प्लस जो है 30 से लेकर 35 जो है कि किलोमीटर प्रति दिन तक बढ़ाया जाएगा, जिससे हमारे यहाँ सड़क का जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी बढ़ सके। रेलवे जो ब्रॉडगेज लाइन
होती है इसको जो है कि दिसंबर 2023 तक पूर्णतः विद्युतीकृत अर्थात 100% जो है क्या है इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का लक्ष्य रखा गया। सरकार ने वेस्टर्न और ईस्टर्न जो फ्रेट कॉरिडोर है उसको भी चालू करने की घोषणा की है, अर्थात 2022 तक आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा जो वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिस पर माल सामान की ढुलाई होगी इसको चालू करने की घोषणा की है, अर्थात इस प्रोजेक्ट में अब तेजी से कार्य किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है और इसमें और भी पैसा पीपीपी मॉडल अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा और आने वाले समय में 20,000 से अधिक बसों को इसके तहत चलाने का लक्ष्य रखा गया। सरकार का उद्देश्य यह है कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होगा तो जो लोग व्यक्तिगत तौर पर गाड़ी यूज करते हैं उस पर जो पेट्रोल या उससे जो उत्सर्जन होता है वो कम होगा। रेलवे को सरकार ने इतना बड़ा लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं जो अभी तक का सबसे ज़्यादा है, तो ये आपसे आंकड़ा पूछा जा सकता है। इसी तरह से जो मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट है उसको बढ़ावा दिया जाएगा टियर 1 के साथ साथ टियर 2 में जो शहर होते हैं, ये जो कैटेगरी होती है शहरों की उसमें, अर्थात जो मेट्रो से जुड़े प्रोजेक्ट हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा और इसमें मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए लगभग जो है कि 19,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो पिछले साल की तुलना में लगभग 3 गुना है। पोर्ट्स अर्थात जो बंदरगाह होते हैं इनको पीपीपी मॉडल को अपनाया जाएगा और सरकार जब पीपीपी मॉडल को अपनाएगी तो इसमें क्या होगा, कई तरह की परिचालन की कार्य जो है कि प्राइवेट सेक्टर को सौंपेगी और इससे भी सरकार को 2,000 करोड़ रुपए का फायदा होने का अनुमान है। सरकार जो है कि बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक प्रावधान कर रही है और इसके तहत क्या किया जाएगा, मल्टी सर्विस प्रोवाइडर की व्यवस्था की जाएगी, अर्थात आपके गाँव में अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति कई आपके यहाँ जो है कि सर्विस प्रोवाइडर होंगे, आप किसी से भी बिजली ले सकते हैं। इसी के साथ साथ नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को लॉन्च किया गया है और इसके तहत क्या होगा, हाइड्रोजन जो जैसा कि हम देखते हैं जल में है जो एनर्जी है, इसी तरह से हाइड्रोजन जहां जहां भी है इसको कैसे हम एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे सकते हैं, इस प्रकार किया जाएगा। इसी के साथ साथ उज्ज्वला योजना के तहत अभी तक जो 8 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिया गया है उसको कंटिन्यू किया जाएगा और 1 करोड़ और लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा, अर्थात ये जो 8 करोड़ लोगों को अभी तक एक कनेक्शन मिल चुका है, आने वाले समय 1 करोड़ और जो है कि लाभार्थियों को इसमें शामिल की जाने की घोषणा है। अब गैस कनेक्शन ये तो था गैस की सिलेंडर की आपूर्ति, इसके अलावा जो गैस कनेक्शन है जो पाइप के माध्यम से घरों तक पहुंचता है, इसके लिए भी अगले 3 साल के अंदर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को विकसित किया जाएगा, अर्थात सरकार क्या करेगी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बनाएगी और इसके तहत अधिक से अधिक घरों में क्या किया जाएगा, पाइप के माध्यम से जो है कि गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर को विकसित या गठित किया जाएगा। गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर क्या होगा कि ये जो नेटवर्क हम बना रहे हैं कि पाइप के माध्यम से गैस की आपूर्ति करना, इसको वो ऑपरेट करेगा। इसी तरह से सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 1,000 करोड़ रुपए सरकार ने देने की घोषणा की है, जिससे सोलर एनर्जी के क्षेत्र में और तेजी से काम किया जा सके। इसी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ जो है कि इंडिया को भी 1,500 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यह जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ इंडिया है इसको इसलिए दिया जाएगा ताकि यह क्या करे, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे सके, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे सके। जैसा कि हमने ऊपर सोलर एनर्जी के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 1,000 करोड़ रुपए, यहाँ पर जो है कि 1,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक इसी तरह से इंश्योरेंस के क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा और इसके लिए इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन किया जाए। आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि जो इंश्योरेंस वाला क्षेत्र है जिसमें अधिकांश जो कंपनियां हैं उन पर जो स्वामित्व है वो भारतीयों का होता है, तो आप देखेंगे कि यह जो है कि जो विदेशी कंपनियां हैं उनकी भी हिस्सेदारी होगी, क्योंकि एफडीआई अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया। आपको पता है कि जैसे 51% या उससे ज़्यादा का शेयर होगा वह क्या हो जाएगा, उसका स्वामित्व धारक हो जाएगा।
इसी के साथ साथ एनपीए की समस्या जो हमारे सामने एक कठिन चुनौती है, जिसके वजह से जो हमारे यहाँ के जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं या जो हमारे यहाँ बैंक हैं, एनबीएफसी हैं, कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इनकी समस्या के समाधान के रूप में बजट में घोषणा की गई है कि एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का निर्माण किया जाएगा। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी, जो बैड लोन है या जो ऐसे पैसे हैं जो एनपीए के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं, वह उनको अपने पास लेगी और उस पैसे की अपने हिसाब से उगाही करेगी। हालांकि इसको लेकर कई तरह की चिंताएं हैं कि एक व्यक्ति जो मान लेते हैं किसी कारण से पैसा नहीं लौटा पाया है, उसका सिविल तो वैसे ही खराब हो चुका है और सिविल मतलब सिविल स्कोर खराब हो चुका है। अगर ये जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं इन पर कोई रेगुलेशन नहीं होगा तो ये पता नहीं कितना दबाव डालेंगे। खैर देखा जाएगा आगे, लेकिन कुल मिलाकर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के निर्माण की भी घोषणा की गई। इसी के साथ साथ जो सारफेसी एक्ट है, जिसके तहत आपने देखा होगा कि कंपनियों को बेचा जाता है, बेच कर फिर पैसा जो है कि रिटर्न किया जाता है। तो इस एक्ट जो कि 2002 का है, इसके तहत ऋण की जो रिकवरी की जाती थी सारफेसी एक्ट के तहत, अभी तक की जाती थी 50 लाख से जो कम कंपनियां थी, अर्थात जो जिनका जो टर्नओवर था, ये जो कंपनियों की साइज थी 50 लाख थी, अब इसको कम करके क्या कर दिया, 20 लाख की कंपनियों तक कर दिया है। पहले क्या होता था कि जो छोटी कंपनियां होती थी इस सारफेसी एक्ट के तहत नहीं होती थी और उसके लिए कंडीशन क्या थी कि 50 लाख या प्लस उससे की बड़ी कंपनी हो। अब यहाँ पर कर दिया गया है कि नहीं, 20 लाख जो है से अगर कम तक की भी कंपनी है तो भी क्या होगा, इसको इसी के तहत जो सारफेसी एक्ट के तहत अगर उसने पैसा को जो है कि लिया है, रिटर्न नहीं कर रहा है, तो ऐसा किया जा सकता है। इसी के साथ साथ एक सिक्योरिटी मार्केट कोड का निर्माण किया जाएगा, सरकार ने घोषणा की है। और सिक्योरिटी मार्केट कोड क्या करेगा कि आपको पता है कि कई तरह की सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है, जैसे सेबी करता है, ठीक इसी तरह से सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है हमारे पास, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट है, जो डिपोजिटरी एक्ट है यह है। तो हम यह प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में ये जितने भी हमारे पास यह एक्ट हैं, इन सभी को मिलाकर हम क्या करें, एक लोगों के लिए, जनता के लिए किसी ऐसे कोड का निर्माण करें जहां पर लोगों के हितों की भी जो है कि सुरक्षा हो सके और साथ ही साथ जो मार्केट का जो सेक्टर है, जैसे सेबी से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, सभी में क्या हो सके, उनके भी अर्थात कंपनियों के हितों में भी सामंजस्य स्थापित किया जा सके। तो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि जो सिक्योरिटी मार्केट कोड का निर्माण किया जाए उसमें किसको किसको शामिल किया जाएगा, तो इन चारों को शामिल किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश के टारगेट को रखा है। पिछले बजट में यह जो अनुमान था, मतलब लक्ष्य रखा गया था, टारगेट रखा गया था, 2.1 लाख करोड़ रखा गया था। और चूंकि इसकी जो प्राप्ति, इसका लगभग 10 से 15% पैसा ही हम विनिवेश के माध्यम से, विनिवेश का मतलब होता है कि सरकार की कोई कंपनी है उसमें कुछ अपनी हिस्सेदारी को बेचना, तो पहले जो हमने टारगेट रखा था 2.1 लाख करोड़ का रखा था, क्योंकि इसकी जो प्राप्ति है इसके रेशियो में लगभग 10 से 15% हो गई, इसलिए हमने क्या किया, इस बार जो है कि टारगेट अपना कम रखा। देखने होगा कि आखिर हम कितना विनिवेश कर पाते हैं और विनिवेश सही है कि नहीं है, ये अलग विवाद का मुद्दा है। इस सरकार जो है कि सरकार ने कितना लक्ष्य रखा है कि वह क्या करेगी, 1.7 लाख करोड़ रुपए प्राप्त करेगी। इसमें जो सरकार को लग रहा है वो सबसे बड़ा जो सोर्स होगा वह एलआईसी का आईपीओ होगा। इससे सरकार को, एलआईसी में सरकार क्या करेगी, अपनी जो हिस्सेदारी बेचेगी, उससे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की इसकी प्राप्ति हो सकती। इसके अलावा कुछ बैंक और पब्लिक सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं, यूनिट्स हैं, उनमें भी विनिवेश किया जाएगा और इस तरह से सरकार ने कहा है कि 1.75 लाख करोड़ रुपए को हम प्राप्त करेंगे। कंपनी एक्ट 2013 में संशोधन किया जाएगा और इस तरह यह संशोधन इसलिए किया जाएगा जिससे लघु कंपनी की जो परिभाषा है उसमें चेंज किया जा सके और जिस कंपनी का जो पूंजी है, एसेट्स है, 2 करोड़ की हो या उसका जो टर्नओवर है वह 20 करोड़ तक होगा, वह क्या होगी, लघु कंपनी में आएगी। और इस प्रावधान से क्या होगा, लगभग 2 लाख कंपनियां लघु कंपनी के अंतर्गत आ जाएंगी। इससे क्या होगा, जो उनको फाइलिंग करना होता है, अर्थात जो उनको जो टैक्सेशन है या फिर जो अन्य प्रावधान है उनमें छूट मिलेगी और लघु कंपनियां क्या करेंगी, जो विनिर्माण है उसको बढ़ावा देंगी। क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो बड़ी ज़्यादा कंपनियां हैं वो लघु और स्मॉल में ही हैं, बड़ी कंपनियां हमारे पास कम है, तो सरकार ने ये भी प्रावधान किया। अब कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, ओपीसीएस अर्थात 1% कंपनी भी स्थापित कर सकेगा। आपको पता है जैसे आप कंपनी खोलते थे तो उसमें आपको दिखाना होता था आप कौन कौन है, पार्टनर कौन है, लेकिन
लेकिन अब एक व्यक्ति भी कंपनी का निर्माण कर सकेगा और एनआरआई कोई व्यक्ति होगा वो भी क्या कर सकेगा, इसका निर्माण कर सकेगा। टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जो लास्ट ईयर था उसी में था वैसा ही है। बस एक चीज जोड़ी गई है कि अगर मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको क्या हो पेंशन मिल रहा है और उसकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है तो उसको ITR फाइल नहीं करना होगा। बजट में सरकार ने तेल उत्पादों और शराब पर जो है कि कहा है कि वह लगाएगा एक प्रकार का सेस, एक प्रकार का जो उपकर, और उसका नाम है एग्री इंट्रा डेवलपमेंट सेस। तो अब जो है कि एग्री इंट्रा डेवलपमेंट सेस है लगाने की घोषणा की गई है। किस पे लगाया जाएगा? तेल उत्पाद और शराब पर लगाया जाएगा। पेट्रोल पर यह कितना लगाया जाएगा? यह लगाया जाएगा 2.5 रुपये पर लीटर और डीजल पर लगाया जाएगा 4 रुपये प्रति लीटर। और ये क्या होगा? इसको आसान शब्दों में कहें कि एग्री इंटर डेवलपमेंट सेस, तो इसको कहिए कृषि सेस। तो कृषि सेस किस पर लगेगा? पेट्रोल पे इतना लगेगा और डीजल पे इतना लगेगा। एल्कोहल और बेवरेज पर जो है कि 100% कृषि सेस लगेगा। और यह देखिए एल्कोहल और बेवरेज पर जो 100% कृषि सेस लगेगा, इसमें जो है कि सरकार को इसने एक प्रावधान किया है कि हम क्या करेंगे, कृषि सेस तो 100% लगाएंगे, लेकिन सरकार जो कस्टम ड्यूटी लगाती थी, जैसे एल्कोहल, तो एल्कोहल जो आप आयात करते थे उस पर कस्टम ड्यूटी लगाती थी। कस्टम ड्यूटी लगती थी अभी 150%। सरकार ने कहा कि नहीं, हम इसमें क्या कर रहे हैं, कटौती कर रहे हैं और 100% कस्टम ड्यूटी में कटौती कर दी। अब क्या हुआ, लगता था 150%, 100% कटौती कर दी, तो अब इस पर कितना लगेगा, कस्टम ड्यूटी कितना लगेगा, 50%। और 50% क्या होगा इसमें, जो कि 100% क्या होगा, एल्कोहल बेवरेज होगा। अर्थात एल्कोहल या शराब से जुड़ी जो उत्पाद हैं उस पर क्या होगा, 100% कृषि सेस होगा और 50% क्या होगा, उसमें जो कस्टम ड्यूटी है वह लगेगा। और इससे क्या होगा कि यह जो मूल्य है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, यह जो पैसा है, जो स्रोत है, वह बदल जाएगा। और यह जो कृषि सेस लगाया जा रहा है, आपको लगेगा इससे तो क्या होगा, हम ये चीजें महंगी हो जाएंगी, लेकिन ये कंपनियों पर लगेगा, आप पर नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, एक चीज और है कि जब कंपनियों पर लगेगा तो कंपनियों का घाटा क्या होगा, कम होगा, तो वो अपने घाटे की पूर्ति करने के लिए आपसे चार्ज कर सकती हैं। इसके अलावा सरकार ने खाने के तेल पर कस्टम ड्यूटी में भी कटौती की है, जिससे खाने के तेल पर जो खर्च हमारा होता है वह थोड़ा सा कम हो सके। रक्षा बजट पर वित्त मंत्री ने जो है कि कोई वक्तव्य नहीं दिया, लेकिन जो कागज सामने आए हैं, जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, उससे यह पता चलता है कि रक्षा बजट में सिर्फ और सिर्फ 6,817 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। पिछले साल जो यह आवंटित किया गया था वह था 4,71,378 करोड़ रुपए, और यह इस साल जो है वह 4,78,195 करोड़ रुपए है। अर्थात इसमें जो है कि कितनी की वृद्धि हुई है, लगभग जो है कि 6,817 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। अब ये देखिए, जो हमारा रक्षा बजट है, आकार तो इसका काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें से अर्थात 4,78,195 करोड़ में से आपको पता चलेगा कि 1,15,850 करोड़ रुपए तो सिर्फ पेंशन में खर्च हो जाएंगे। वहीं 2,32,047 करोड़ रुपए जो वेतन भुगतान होता है और जो दैनिक खर्च होते हैं, जो हमारे आर्मी ऑफिशियल्स हैं या फिर सेना के जवान हैं, उन पर खर्च होगा। और केवल 1,35,000 जो है कि 61 करोड़ रुपए आधुनिकीकरण पर खर्च होगा। लेकिन यह आधुनिकीकरण पर खर्च का मतलब ये नहीं है कि इतने पूरे अमाउंट का क्या होगा, हम कोई हथियार वगैरह खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर यह जो रक्षा बजट है इसमें काफी कम वृद्धि हुई है। शिक्षा का जो कुछ बजट है वह है 93,224 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल से लगभग 6,000 करोड़ रुपए कम है। और इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह की घोषणाएं की गई हैं, जैसे कहा गया कि 15,000 प्लस स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा, ताकि इन स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप इनको ढाला जा सके। ये भी कहा गया है कि 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, और यह जो 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, यह क्या होंगे, इसमें राज्य का भी सहयोग होगा, केंद्र का भी सहयोग होगा, एनजीओ का भी सहयोग होगा और प्राइवेट पार्टनर का भी इसमें सहयोग होगा। इसी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में एक उच्चतर शिक्षा आयोग बनाने की भी घोषणा का प्रस्ताव इसमें दोहराया गया है। और यह कहा गया है कि आने वाले समय में जो उच्चतर शिक्षा आयोग है यह क्या करेगा, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में कई प्रकार की रिफॉर्म लाएगा। इसके अलावा कई जिलों में उच्च शिक्षा क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। उच्च शिक्षा क्लस्टर का मतलब है कि एक कोई
जिला है वहाँ पर उन इंस्टीट्यूट्स को एक जगह स्थापित किया जाएगा जहाँ पर हायर एजुकेशन दिया जा सकता है। इसी के साथ साथ लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का भी प्रस्ताव है। उसके अलावा कि यह ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पे, बाकी सभी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, ऐसा नहीं है। 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों की स्थापना की जाएगी। खासकर जो एकलव्य मॉडल स्कूल जो आपके ट्राइब्स वाले एरिया हैं वहाँ पर इनको बढ़ावा दिया जाएगा और इनका उद्देश्य ये होगा कि वहाँ पर बच्चे रह के एक तरह की ऐसी आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकें जो कि राष्ट्र के हित को आगे बढ़ा सकें। तो इसका पूरा नाम है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। 750 से ज़्यादा ऐसे स्कूलों को बनाने का लक्ष्य रखा गया। शोध को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना किया जाना ये भारत के लिए काफ़ी अच्छी खबर। उसके अलावा एक नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन की भी घोषणा की गई है। इसके माध्यम से क्या होगा, जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं उनका अनुवाद किया जाएगा भारतीय भाषाओं में, जिससे सभी लोगों को जो सरकारी दस्तावेज हैं आसान भाषा में समझ आ सके। इसके अलावा 15,000 आदर्श स्कूलों की भी स्थापना की घोषणा की गई है। सरकार ने मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स और चार्जर में लगने वाले आयात शुल्क को बढ़ा दिया है। पहले बहुत सी चीज़ों पर, सभी चीज़ों पर नहीं, जो मोबाइल के कुछ फ़ोन के पार्ट्स और कुछ चार्जर्स की कुछ चीज़ों पर 0% जो है कि कस्टम ड्यूटी आयात शुल्क लगता था, अब उसको जो है कि 2.5% तक कर दिया है। उद्देश्य है कि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, घरेलू उत्पादन बढ़ेगा तो निर्यात बढ़ेगा और आयात क्या होगा, कम होगा। मेक इन इंडिया का जो अभियान है या आत्मनिर्भर भारत का अभियान है उसको बढ़ाया जा सके। तो आने वाले समय में आपको जो स्मार्टफोन है कुछ महंगे मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों की वैक्सीन निमोकोकल को भी जो अब 5 राज्यों में जो अभी तक लगाई जाती थी, इसका विस्तार अब पूरे देश में किया जाएगा और इससे क्या होगा, जो निमोनिया, ब्लड पॉइजनिंग या रीढ़ की हड्डी में सूजन, ऐसी समस्याओं से जो बच्चे प्रभावित होते थे, जो वैक्सीन ना लगवाने के कारण होता था, अब क्या होगा, इससे वो मुक्त हो सकेंगे और प्रत्येक साल जो 50,000 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी उसको रोका जा सकेगा। इसके अलावा जो यूरिया सब्सिडी है उसको कम किया गया है और उसको पहले जो मिलता था वह जो है कि मिलता था लास्ट ईयर जो हुआ था वो लगभग फाइनली जो लास्ट में आया तो 94,000 करोड़ लगभग था, लेकिन अब इसको थोड़ा सा कम किया गया है। और पोषण आधारित जो सब्सिडी है, उर्वरक सब्सिडी, इसमें भी कमी की गई। एक तो नॉर्मल यूरिया होता पर सब्सिडी होता है, एक पोषण आधारित जिसमें आपने सुने होंगे कि कई तरह के न्यूट्रिशंस मिलाए जाते हैं, नीम कोटेड यूरिया वगैरह ऐसे चीज़ों को, तो उसकी भी सब्सिडी को क्या किया है, कम किया गया है। लास्ट ईयर जो फाइनल हुआ था यह हुआ था 38,990 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी और अब यह होगी कितना, 20,762 करोड़ रुपए। इसी तरह से यूरिया की सब्सिडी में भी कम किया गया। इसके अलावा कई और हम लोगों ने पॉडकास्ट के माध्यम से और DNS के माध्यम से आपके लिए कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स डिसाइड किए हैं जो बजट के संदर्भ में किसी क्षेत्र विशेष के विषय में जानकारी देंगे, तो उसके माध्यम से कुछ चीज़ों को और पहुंचाया जाएगा। बाकी जितनी चीज़ें हमने की हैं ये आपके लिए काफ़ी पर्याप्त हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।